दिल्ली में आतंकियों के मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ और राजस्थान में मदरसे के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला मौलाना भी राजस्थान में गिरफ्तार हुआ। सांचौर से गिरफ्तार मौलाना ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जिहाद के लिए जोड़ना था। फिलहाल मौलाना एटीएस की रिमांड पर है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई कर सांचौर से मौलाना उसामा को गिरफ्तार किया है। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से पूछताछ के लिए एटीएस ने मौलाना को 4 दिन की रिमांड पर लिया है। मौलाना का ब्लैक बॉक्स यानी उसका मोबाइल कई राज खोलेगा। जांच के लिए उसका मोबाइल एफएसएल को दिया गया है। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि मौलाना पाकिस्तान के आतंकी सैफुल्लाह के संपर्क में था। मौलाना उसामा दुबई के रास्ते से अफगानिस्तान जाना चाहता था और वहां पर ट्रेनिंग लेकर वापस भारत और राजस्थान में आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान एटीएस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में एटीएस ने राजस्थान के अलग अलग जगहों में कार्रवाई की। एटीएस की टीम ने कट्टरवादी विचारधारा से जुड़े हुए 4 मौलानाओं को दबोचा था, जिनमें से एक मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन टीटीपी से जुड़े मौलाना को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मौलाना का नाम मोहम्मद उसामा है। एटीएस ने इसे यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बाड़मेर का रहने वाला है। फिलहाल ये सांचौर में रह रहा था और लंबे वक्त से यहाँ कट्टरवाद फैला रहा था। आरोपी उसामा पिछले 4 साल से आतंकी संगठन से जुड़ा था। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल के जरिए भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठन से लगातार संपर्क में था। पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़े हुए आतंकी कमांडर सैफुल्लाह से भी मौलाना उसामा के कनेक्शन थे। एटीएस ने इसके पास से अफगानिस्तान की एक सिम भी बरामद की है। इसी सिम के जरिए लगातार सैफुल्लाह से वॉइस कॉल के जरिए इसकी बातचीत होती थी। पिछले दिनों हुए एयर स्ट्राइक के दौरान सैफुल्लाह की मौत हो चुकी है। आरोपी उसामा राजस्थान में रहकर लोगों को बरगला रहा था। एटीएस को उसामा के पास से कई चीजें मिली हैं, जिनमें एयर स्ट्राइक से जुड़े हुए कुछ पेपर की कटिंग, सैफुल्लाह की ट्रेनिंग से जुड़े और एयर स्ट्राइक में मारे गए कई आतंकियों के फोटोग्राफ्स हैं। करौली, जयपुर समेत दूसरी जगह से पकड़े गए 4 मौलानाओं की मुलाकात भी उसामा से आलिम और हाफिज के कोर्स के दौरान हुई थी। उसामा, जिसको हमने सांचौर से गिरफ्तार किया था विधि विरुद्ध गतिविधि क्रियाकलाप अधिनियम के तहत, 5 दिन तक रिमांड पर रहा। 4 दिन का पुलिस रिमांड और लिया गया है। उसके पास से जो सूचनाएं मिल रही हैं काफी, मैं कहूँगा विस्फोटक तो नहीं कहूँगा, बट काफी गंभीर है और यह एक नई प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रही है। टीटीपी एक प्रतिबंधित संगठन है और इसका मकसद भारत में शरिया कानून लागू करना है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मौलाना की थी। मौलाना अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके परनाना विधायक भी रह चुके हैं। वहीं पिता मदरसे में पढ़ाते हैं। आरोपी मौलाना ने भी अच्छी शिक्षा ली है। वो काफी पढ़ा लिखा है। उसामा मदरसे में भी पढ़ाने जाता था और उसका यही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बरगला कर माइंड वॉश किया जा सके। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि मौलाना मदरसों में बच्चों को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाना चाहता था। अभी तक की पूछताछ के अनुसार इसने पूरे भारत में कई जगह पर लोगों को कट्टरवाद की ओर धकेलने और अपने प्रतिबंधित संगठन से जोड़ने और जोड़कर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए काफी दुष्प्रेरित किया। कौन से लोग जुटे, कौन से लोग नहीं जुटे, क्यों नहीं जुटे, लगातार मुकदमा चल रहा है। समय रहते ही एटीएस ने आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले मौलाना को गिरफ्तार कर लिया, वरना ये देश में कुछ बड़ा करने वाले थे। मौलाना 4 साल से टीटीपी आतंकी संगठन के संपर्क में था। फिलहाल एटीएस मौलाना के नेटवर्क को क्रैकडाउन करने में लगी हुई है। अब तक की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इसने कई बच्चों को कट्टरपंथा सिखाया है। इसके साथ ही उनको गलत रास्ते पर ले जाना चाहता था। इसके साथ ही एक अलग ही शरिया कानून के लिए भी ये मोटिवेट करता था और लोगों को ये जो इनके आतंकवादी मारे जाते थे उनको ये लीडर बताकर उनके बारे में भी बताता था। इस तरह से ये लोगों को बरगला रहा था, बच्चों को बरगला रहा था और उन्हें रेडिकलाइज कर रहा था। एटीएस टीम अब ब्लैक बॉक्स की तलाश में है। ब्लैक बॉक्स, इसका मोबाइल, उसको एफएसएल भेजा है। अब जब वो खुलेगा तो बहुत सारे राज खुलेंगे, क्योंकि राजस्थान में इनके क्या मंसूबे थे और क्या ये आगे करने वाले थे वो जानना जरूरी है। बहरहाल इससे जुड़े कुछ लोगों को भी डिटेन किया गया है, जिनको एटीएस की टीम रेडिकलाइज कर रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें 7 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था। जोधपुर की
सत्र अदालत ने गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर को सही ठहराया, जिसमें 7 पुलिस अधिकारी शामिल थे। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह एनकाउंटर केस में जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। अहम फैसला सुनाते हुए एसीजीएम जोधपुर महानगर के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है जिसमें एनकाउंटर में शामिल 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाने के निर्देश दिए गए थे। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की 2017 में चूरू जिले के मालासर गाँव में पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। पुलिस का कहना था कि आनंद पाल जिस मकान में छिपा था उसे चारों ओर से घेरने के बाद उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वो मारा गया। आनंद पाल एनकाउंटर मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई, क्योंकि ये मामला वसुंधरा राजे सरकार के लिए राजनीतिक विवाद का विषय बन गया था, खासकर बीजेपी के पारंपरिक राजपूत मतदाताओं के विरोध के बाद। लेकिन सीबीआई ने 2020 में एनकाउंटर को सही ठहराते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। हालांकि आनंद पाल के परिवार ने सीबीआई अदालत में याचिका दायर की, जिसके बाद 2024 में अदालत ने आदेश दिया कि एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत जांच की जाए। अब जोधपुर सत्र अदालत ने पुलिस अधिकारियों को राहत दी है। अदालत ने कहा कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। कोर्ट से जिन अधिकारियों को राहत मिली है उनमें तत्कालीन चूरू एसपी राहुल भारत, तत्कालीन अतिरिक्त एसपी जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं विद्या प्रकाश, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर, आरएससी के हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल धर्मपाल, धर्मवीर सिंह और सोहन सिंह शामिल हैं। अदालत ने यह माना है कि अधिकारी एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और आनंद पाल ने पहले फायरिंग की थी। आनंद पाल के अपराध की दुनिया में सफर की बात की जाए तो आनंद पाल राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल का बेटा था। आनंद पाल शिक्षक बनना चाहता था। छात्र राजनीति में कदम रखने के बाद वो अपराध की दुनिया में उतर गया। उसने 2 बार पंचायत चुनाव भी लड़ा, एक बार पंचायत समिति सदस्य और बाद में प्रधान पद के लिए। राजनीति में आने के बाद उसका स्थानीय नेताओं और पुलिस से टकराव शुरू हो गया। जातिगत समीकरणों के बीच वो कई लोगों के लिए रॉबिन हुड जैसी छवि बन गया। उसके खिलाफ हत्या और फिरौती के 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। सितंबर 2015 में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से कोर्ट पेशी से लौटते वक्त पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आनंद पाल और उसके साथियों ने पुलिस एस्कॉर्ट टीम को खाने पीने की चीजें दी, जिनमें नशा मिलाया गया था। खुखर गांव के पास हथियारबंद साथियों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। 8 पुलिसकर्मी घायल हुए और आनंद पाल भाग निकला। ये राजस्थान पुलिस की बड़ी नाकामी मानी गई, जिसके बाद करीब 1.5 साल तक उसकी तलाश चली। जून 2017 में पुलिस को सूचना मिली कि आनंद पाल चूरू के मालासर गांव में छिपा है। पुलिस ने गांव को घेर लिया, आत्मसमर्पण की अपील की। पुलिस के मुताबिक आनंद पाल ने स्वचालित हथियारों से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। आनंद पाल की मौत के बाद प्रदेश भर में भारी विरोध हुआ। वसुंधरा राजे सरकार ने राजनीतिक विवाद शांत करने के लिए जांच सीबीआई को सौंप दी। आनंद पाल की पत्नी राज कंवर ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की। उनके वकील ने अदालत में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि आनंद पाल के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। 11 गोलियां नजदीक से मारी गई थी। सत्र अदालत में ये तर्क खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। साक्ष्यों से पता चलता है कि आनंद पाल ने स्वचालित हथियार से फायरिंग की, जिससे एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोट आई। आनंद पाल के भाई, जो खुद को अब गवाह बता रहे हैं, उन्होंने जांच के समय ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दोनों ओर से फायरिंग हुई थी। कांस्टेबल सोहन सिंह आनंद पाल की गोली से घायल हुए थे। आनंद पाल का परिवार अब हाईकोर्ट में अपील करने की योजना बना रहा है। 2017 में आनंद पाल पर राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा इनाम यानी कि 5 लाख रुपए घोषित था। पुलिस मुठभेड़ के बाद उसके शव को परिवार ने दफनाने से इनकार कर दिया था और 3 सप्ताह तक उसे डीप फ्रीजर में रखा गया था। लगातार 8 सालों से आनंद पाल एनकाउंटर राजस्थान की राजनीति और जनभावनाओं में गूंजता रहा है और अब अदालत के इस ताजा फैसले के बाद भी उसका साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आनंद पाल वाले मामले में सत्र न्यायाधीश महानगर जोधपुर में अजय कुमार जी शर्मा के यहाँ पर फैसला हुआ है। आज से करीब 1 साल पहले एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया था राहुल बारूट एंड 7 पुलिस के खिलाफ में। उसको ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में अपनी ड्यूटी देते हुए उसको मारा है और मर्डर केस नहीं माना है। मैंने फैसले का सरसरी तौर पे अवलोकन किया। मैंने पाया कि इसमें काफ़ी कमियां हैं, जो हम आगे हाईकोर्ट में अपील करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी अपील है वो मंजूर होगी। जोधपुर की जिला कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले पर रोक लगा दी है और इस एनकाउंटर को सही माना है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में ही आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर किया है।
वहीं दूसरी ओर अब आनंदपाल सिंह का परिवार जिला कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। आनंदपाल सिंह का परिवार कोर्ट के इस फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती देने की कवायद कर रहा है। इस संबंध में आज हमने आनंदपाल सिंह की बेटी योगिता सिंह और भाई मंजीत पाल सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन यह तय है कि आनंदपाल सिंह का परिवार जिला कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। ऐसे में देखना होगा अब हाई कोर्ट में इस मामले पर क्या आगे कार्रवाई होती है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। थाईलैंड में ऊंचे वेतन और शानदार जीवन का सपना दिखाकर भारत से सैकड़ों युवाओं को म्यांमार की धरती पर साइबर क्राइम की फैक्ट्री में पहुंचा दिया गया। टारगेट पूरा नहीं किया तो बिजली के करंट से झटके मिलते थे। ये कहानी कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि झुंझुनू के एक युवक की है, जो नौकरी के सपने में म्यांमार के एक साइबर क्राइम कैंप तक पहुंच जाता है, जहां इंसान को इंसान नहीं बल्कि डिजिटल हथियार बना लिया जाता है। देखिए म्यांमार के साइबर ठगी कैंप का काल का सच। जब मैंने पहली बार चैट खोली तो मैं नैन्सी थी। ना कोई पहचान, ना कोई आजादी, बस एक भारतीय लड़का जो अमेरिकी बुजुर्गों को ठगने पर मजबूर था। थाईलैंड में ऊंचे वेतन और शानदार जीवन का सपना दिखाकर कई युवाओं को ठगी के दलदल में धकेल दिया गया। इनमें से एक हैं झुंझुनू के अविनाश, जिन्होंने अपनी जुबानी उस डिजिटल नरक की दास्तां बताई, जहां हर दिन डर, सजा और ठगी का काम चलता था। अविनाश बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं। एक एजेंट ने उन्हें थाईलैंड की बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने का लालच दिया। 80,000 रुपए वेतन और 20,000 बोनस का वादा किया गया। थाईलैंड पहुंचने के बाद उन्हें डंकी रूट से जंगलों के रास्ते म्यांमार ले जाया गया। म्यांमार पहुंचते ही उनका पासपोर्ट छीन लिया गया। एक बड़े कंपाउंड में बंद कर दिया गया। चारों तरफ हथियार बंद गार्ड थे। वहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। हर युवक को एक नई पहचान दी जाती थी। अविनाश को कहा गया कि अब तुम्हारा नाम नैन्सी है, तुम अमेरिका में रहने वाली युवती हो, तुम्हें सोशल मीडिया पर बुजुर्ग अमेरिकियों से बात करनी है। मैं एजेंट के द्वारा वहाँ थाईलैंड में काम करने के लिए गया था। वहाँ से मुझे म्यांमार के लिए डोंकी मरवा कर वहाँ ले गए और वहाँ ले जाकर स्कैमिंग का काम द्वारा करवाया जा रहा था। मुझे 80,000 रुपये प्लस बोनस लगा के 1 लाख रुपये बताया गया। जाकर मैंने 1 महीने काम किया। 1 महीने तक मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद ऐसे हमें मौका मिला तो हमने वहाँ से भाग के और थाईलैंड आर्मी के पास रेंडर हो गए। कैंप में मौजूद लोग सुंदर महिलाओं की तस्वीरों वाले फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते थे। उनका काम था अमेरिकी बुजुर्गों से दोस्ती कर भरोसा जीतना, फिर निवेश या गिफ्ट कार्ड के नाम पर ठगी करवाना। अविनाश ने बताया कि उससे 1 महीने में 10 लोगों की बात हुई। उनमें से 3 ठगी सफल हुई। जो टारगेट पूरा नहीं करता था उसे करंट के झटके दिए जाते थे या भूखा रखा जाता था। भारत सरकार के एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत म्यांमार थाईलैंड सीमा से करीब 500 भारतीय युवाओं को छुड़ाया गया। वहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथोपिया जैसे देशों के युवक भी ठगी करने पर मजबूर थे। अविनाश ने कहा कि हम सोच रहे थे कि विदेश जाकर पैसा कमाएंगे, लेकिन हमें साइबर ठग बना दिया गया। हर दिन झूठ बोलना, धोखा देना और डर के साए में जीना हमारी दिनचर्या बन गई थी। यह आधुनिक गुलामी है। थाईलैंड जाने के बाद पहाड़ों के रास्ते गाड़ियों से और बाइकों से हमें ले जाया गया। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाई जाती थी। इन्वेस्टमेंट के द्वारा से स्कीमिंग की जाती थी, क्योंकि उनका प्रेशर होता था हर काम के लिए। ये हमें बता दिया था कि स्कीम होता है। वहाँ हर दिन US सैलरीज के नंबर निकालने होते थे। उनका टारगेट दिया जाता था कि अगर नहीं निकलते हैं तो भी प्लेसमेंट हुआ करती है। लगभग इंडिया के हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। मेरे लाख के साथ में करीब 400 लोग निकल के आए हैं। घर पे कांटेक्ट हो पाया था, वो लिमिटेड समय के लिए था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इथोपिया और केनिया, बहुत से लोगों के लोग थे। झुंझुनू के पौंख के रहने वाले अक्षय मीणा और मणकसास के शैलेश मीणा को भी थाईलैंड में अच्छी नौकरी और मोटा पैसा दिलाने का सपना दिखाकर इनसे साइबर फ्रॉड का काम कराया जा रहा था। न करने पर 3rd डिग्री टॉर्चर भी दिया जाता था। ये किसी तरह म्यांमार से जान बचाकर भारत लौटे हैं। वहाँ ऐसा काम करवाते थे कि वो लीगल नहीं है, इलीगल काम था। मैंने वहाँ मना किया कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वापस जाना है। तो मेरे से 5 लाख रुपए मांगते हैं इंडिया के। तो 5 लाख रुपए दे वरना काम कर, ऐसा टॉर्चर करते थे, कहने का मतलब। बाकी वहाँ और भी इंडियन अभी भी फंसे हुए हैं म्यांमार में। कुछ लोग आ गए और कुछ लोग फंसे हैं। और वहाँ इतना ज़्यादा वो पंगा हुआ है कि कुछ लोग मारे भी गए हैं वहाँ पर।
इंडियन भी हैं उनमें, चाइनीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बहुत सी अलग अलग कंट्रियों के लोग हैं वहाँ, नेपाली हैं। तो भाई कोई मत जाना ऐसे काम में। मैं आप सब लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी भी ऑनलाइन चीज़ों के द्वारा आप किसी भी लोग पे ट्रस्ट ना करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लिंक मिला। लिंक से डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब का ऑफर मिला। लिंक पर नाम, पासपोर्ट, दूसरी जानकारियां मांगी गई। युवाओं को जॉब का ऑफर थाईलैंड का दिया गया। 80,000 रुपए मासिक वेतन का ऑफर मिला। कुछ दिन बाद एक एजेंट का कॉल आया। एजेंट ने भरोसा दिलाया, वीजा टिकट फ्री रहेंगे। ऑफर सुनकर दोनों युवाओं को भरोसा हो गया। दोनों युवक दिल्ली से थाईलैंड के बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक में कंपनी के लोग उन्हें रिसीव करने आए। दोनों युवक को दूसरे शहर ले जाया गया। अवैध तरीके से जंगल के रास्ते म्यांमार ले जाया गया। म्यांमार से युवाओं का भयावह सफर शुरू हुआ, जिसमें मेरे को काफ़ी गाड़ियाँ चेंज कराई गई। उसमें 15 से 20 गाड़ियाँ थी, रिवर, बाइकें, अलग अलग एक एडवेंचर था। फिर मना करने पे उसने बोला कि रिटर्न का कोई इसमें मसला नहीं है, आप जा नहीं सकते रिटर्न यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में उसने म्यांमार के केके पार्क में इंटरव्यू करवाया, जहाँ पे सारे स्कैम काम होते थे। वहाँ के लोगों से मुझे जाके पता चला कि ये इलीगल प्रोसेस है, यहाँ पे आना पॉसिबल है लेकिन जाना इम्पॉसिबल है। दोनों युवकों को म्यांमार के केके पार्क ले जाया गया। वहां इन्हें साइबर फ्रॉड का काम सिखाया जाने लगा, लेकिन जब इन्होंने मना किया तो 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। पहले 10 दिन तक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई। सिखाया गया कैसे चैटिंग एप्स पर फंसाना है। सिखाया गया कैसे विदेशी नागरिकों से दोस्ती करनी है। फिर फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट में पैसे लगवाना है। बाद में बिटकॉइन अकाउंट हैक कर रकम निकाल ली जाती थी। हर दिन 15 लाख ठगी करने का टारगेट दिया जाता था। इनकार करने पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। टारगेट पूरा न करने पर खाना भी नहीं दिया जाता था। कई बार तो कमरे में बंद कर मारपीट की जाती थी। विरोध करने पर गार्ड राइफल की बट से मारते थे। युवाओं से बंदूक की नोक पर काम करवाते हैं। कॉल न करने पर पिटाई और दाने दाने को तरसाया जाता है। हमारा जो केके पार्क था वो म्यांमार के मायावाड़ी क्षेत्र में था, जो थाईलैंड के बॉर्डर पे है, मैसोट पे। वहाँ पे 15 किलोमीटर के एरिया में केके पार्क बना हुआ था, जिसको पूरी म्यांमार की आर्मी प्रोटेक्ट करती थी। उसमें जो काम होते थे वहाँ पे बहुत सारे आईफोन्स, पर पर्सन 30 आईफोन्स दिए जाते थे। इसमें हिंज डेटिंग ऐप की आइडिया क्रिएट करना, फेसबुक आइडिया क्रिएट करना, फिर उनसे नए नए लोगों को जोड़ना जो कि यूएस के थे, और वही लोग जोड़े जाते थे। वही लोग काम के होते थे जिनके पास में सिटीजन हो यूएस की। वो एशियन लोगों को टारगेट करते थे। फिर उनसे अच्छी दोस्ती करके और उनका ट्रस्ट जीत के और उनको अपने आप को एक रिच पर्सन बता के और अपने ट्रेडिंग के बारे में बताना कि मैं इतने प्रॉफिट में हूँ। फिर उनका भी इंटरेस्ट इसमें धीरे धीरे आता, तो उनको भी इनवाइट करते कि आप भी ट्रेडिंग करो। उसके बाद में उनसे ट्रेडिंग करवा के और उनके बिटकॉइन वगैरह हैक कर लिए जाते थे। चाइनीज कंपनियां इन साइबर कैंपों को चलाती हैं। उनके लिए मुख्य टारगेट अमेरिका और यूरोप के नागरिक होते हैं, जिनसे करोड़ों डॉलर की ऑनलाइन ठगी करवाई जाती है। हजारों भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी युवक काम कर रहे हैं। जो विरोध करता है उसे या तो गोली मार दी जाती है या फिर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं। हम लोग सेफली, कुछ लोग नदी पार कर पाए, कुछ लोग अभी तक वहीं हैं। जो नदी पार करा वो आर्मी को सरेंडर हो गया। आर्मी को सरेंडर होने के बाद हमें एक एनजीओ ने रखा और 15 से 20 दिन की प्रोसेस में रखा। वहाँ के गवर्नमेंट ने हमें कोर्ट में पेश किया, फाइन पे करवाया। आफ्टर देन हमारी एम्बेसी ने हमें इंडिया पहुँचा दिया। कम से कम वहाँ पे 2000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको कोई गोलियों में मारे गए, कोई वहाँ की जेल में है, कोई अदर स्कैम सेंटर है वहाँ पे यूके पार्क जैसे, उनमें काम करने चले गए। कई लोग लाओस चले गए इलीगल तरीके से वहाँ की आर्मी के सपोर्ट से। ये कहानी चेतावनी है उन युवाओं के लिए जो विदेश की चमक में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि कभी कभी वहाँ नौकरी नहीं, नर्क इंतजार कर रहा होता है। हर साल कई लोग नौकरी के लालच में विदेश भेजे जाते हैं और फिर शोषित होते हैं। कानून, कूटनीति और समाज तीनों को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकना होगा। अविनाश को एक एजेंट ने 80,000 रुपये पर महीने और 20,000 रुपये इंसेंटिव का लालच दिया, जिसके बाद उन्हें थाईलैंड बुलाया गया। थाईलैंड से डंकी रूट के द्वारा उन्हें म्यांमार भेजा गया। म्यांमार में उन्हें एक ऐसी जगह रखा गया जहां पर उनके द्वारा साइबर फ्रॉड करवाया जाता था। महिलाओं की फर्जी आईडी बनाकर अमेरिका के बुजुर्गों को उनमें फंसाया जाता था, और जब उनका टारगेट कंप्लीट नहीं होता था तो भूखे तक उन्हें रखा जाता था। उन्हें टॉर्चर करने के लिए
जो बिजली के शॉर्ट उन्हें दिए जाते थे, इस तरीके की यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी हैं। अब जब वापस वो अपने गांव लौटे हैं तो उन्होंने ये सब खुलासे किए हैं, जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि युवाओं को साइबर फ्रॉड के जाल में फंसाया जा रहा है। एनडीटीवी राजस्थान झुंझुनू से रविंद्र चौधरी। हथकड़ी में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।